नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है राहुल चिमन भाई मेहता। मैं राइट टू रिकॉल पार्टी का संस्थापक हूँ। आज की तारीख है 7 जुलाई 2021 बुधवार और ये वीडियो का टॉपिक है क्या सरकार को और WHO को सच में आपके स्वास्थ्य की चिंता है। जवाब नहीं है, मतलब जवाब साफ है कि उनको कोई स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, पर कुछ ठोस पॉइंट कि जिसके द्वारा आप किसी भी अंधभगत को भी कन्विंस कर सको कि उन्हें आपके स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, ऊपर से स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो कौन सी, सबसे पहले मैं ये 6 पॉइंट मैं बोल जाऊंगा और फिर बाद में मैं उन्हें डिटेल में करूंगा कि जो चीनी की फैक्ट्री को सब्सिडी दी जाती है, सबसे पहले चीनी की, और गुड़ के खिलाफ, जैगरी यानी कच्चा गुड़, एकदम कच्चा गुड़, उसके खिलाफ कई सारे कानून दिए गए हैं कि जिससे गुड़ का व्यापार है वो कम हो गया, गुड़ का उत्पादन कम हो गया। उसके बाद दूध में जो एडल्ट्रेशन होते हैं, फॉर्मेलिन है, बहुत सारे, और फिर गायों को जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, गायों को, भैंसों को ऑक्सीटोनिन, कानूनी गैर कानूनी, लेकिन सरकार जानबूझ के अनदेखा करती है, इसलिए गैर कानूनी इंजेक्शन धड़ल्ले से लगते हैं। गाय को एंटीबायोटिक और जो दवाइयाँ दी जाती है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जो बीटी कॉटन में जहर होता है, वो GMO है, उसके जो पत्ते वगैरह है वो लोग भैंस को खिलाते हैं बरसों से। जो कॉटन में से जो पत्ते निकलते हैं वो गाय भैंसों को खिलाया जाता था, लेकिन बीटी कॉटन नहीं खिलाने चाहिए, पर उसको अलाउ किया जाता है। तीसरा पॉइंट, सरकार फूड ऑयल को सब्सिडी देती है, प्रोसेस्ड फूड ऑयल की फैक्ट्री को सब्सिडी देती है, और वो कैसे हेल्थ को नुकसान करता है वो भी। और फिर पाम ऑयल की ब्लेंडिंग यानी कि तेल है, जैसे कि मूंगफली का तेल हो या कोई भी तेल हो, तो उसमें पाम ऑयल मिलाने की छूट दी जाती है, और जो लिखना भी नहीं होता डिब्बे के ऊपर कि इसके अंदर इतना प्रतिशत मूंगफली का तेल है और इतना प्रतिशत पाम ऑयल का ऑयल है। उसके बाद राइस पॉलिशिंग को सब्सिडी दी जाती है ताकि सेहत बिगड़े। और फिर मुर्गियों को वैक्सीन दी जाती है, गाय को भी आजकल वैक्सीन दी जा रही है, गाय भैंसों को, और एंटीबायोटिक ढेर सारे दिए जाते हैं मुर्गियों को। उससे अंडे की क्वालिटी खराब होती है और उसमें अंडे में भी एक तरह की टॉक्सिसिटी आ जाती है। और केमिकल पेस्टिसाइड को बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जा रही है और उस पर किसी तरह का नियंत्रण रखने के भी कानून नहीं लाए जा रहे। और जो फूड राइटनर जो कि इलीगल है, पर उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो कहीं तो हाँ, सरकार को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा कि भाई इतने सारे लोग हैं, अब वो केमिकल पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, सरकार उनको जाके कैसे रोके। लेकिन चीनी की फैक्ट्री के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा कि यहाँ तो सेहत खराब करने के लिए सरकार पैसा खर्च कर रही है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड स्कैम इन इंडिया, चीनी की फैक्ट्री को सब्सिडी देना। तो इसमें जैसा गन्ने का जो जूस होता है उसको उबाल के गुड़ बनता है, और उसमें कुछ नहीं डालो, मतलब थोड़ा सा नमक क्यों डालना पड़ता है, वरना स्वाद बहुत ही खराब आता है, इतना मीठा होता है कि आदमी खा भी ना सके। और यदि उसमें नमक ना डाला जाए तो वो बहुत ही जल्दी सड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए जो कच्चा गुड़ होता है उसमें कुछ नहीं डाला जाता, गन्ने के जूस को उबाल के नमक के सिवा कुछ नहीं डाला जाता, वो होता है कच्चा गुड़। तो अब कानून क्या बनाया कि किसी के गोडाउन में मान लो 1000 किलो 2000 किलो गेहूं है और 2-5 किलो सड़ा हुआ गेहूं निकला, तो उसको कोई पनिशमेंट नहीं होती। वो सड़ा हुआ गेहूं बेचने की कोशिश करता है तो इस पनिशमेंट होगी, लेकिन उसके गोडाउन में सड़ा हुआ अनाज मिलता है तो उसको कोई पनिशमेंट नहीं होती। लेकिन गुड़ के लिए कानून क्या है, अंग्रेजों ने बनाया, लेकिन अंग्रेज उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, पर धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन इतना सख्त होता गया। कानून यह है कि किसी के गोडाउन में 1000-2000 किलो गुड़ है और 10-20 किलो गुड़ सड़ा हुआ निकला, तो उसके खिलाफ गैर कानूनी शराब बनाने का इल्जाम लगता है। इसमें तो बेल मिलना भी मुश्किल हो जाता है। और वो कानून क्यों बनाया, ताकि कम से कम लोग गुड़ बनाए, मतलब गुड़ बनाए नहीं, बनाए तो कम बनाए, मार्केट में उसका भाव महंगा हो जाए, जो व्यापारी कनेक्टेड है, पॉलिटिकल कनेक्शन है, वही उसके धंधे में हाथ डालेगा। तो इस तरह से गुड़ को डिस्करेज किया
और चीनी की फैक्ट्री को सब्सिडी दी। अब चीनी में क्या होता है, वही गन्ने का जूस होता है, उसमें ढेर सारे केमिकल मिलाते हैं, जैसे सल्फर है, फॉस्फोरिक एसिड है, और इतने सारे केमिकल है, आपको कहीं लिस्ट भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये प्रोसेस एक तरह से कॉन्फिडेंशियल है, यानी वेबसाइट पे कहीं नहीं लिखी। सरकार को पता है, फैक्ट्री के मालिक को पता है, और किसी को नहीं पता। और फैक्ट्री को मालिक है, वो एक तरह की क्लोज कम्युनिटी बन गई है, मैनेजर का लड़का मैनेजर बनेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन भी अपने अंदर अंदर ही रखते हैं। और उनके घर जाओगे तो वो कभी चीनी नहीं खाते, वो गुड़ ही खाते हैं। तो बहुत ज्यादा सल्फर यदि डाला जाए चीनी में तो नुकसान क्या होता है, उससे आदमी की हड्डियां कमजोर होती है, मसल्स कमजोर होते हैं, और दूसरा उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं गन्ने के जूस में वो सारे निकाल लिए जाते हैं। गन्ने का जूस है वो प्राकृतिक चीज है, प्राकृतिक चीज है तो उसमें चीनी के सिवा बहुत सारी चीज होगी, जैसे प्लांट के अंदर जितनी भी अच्छी चीजें है वो भी आप ऑटोमेटिकली गन्ने के रस में आ जाएगी, और जब उसको उबाल के गुड़ बनाओगे तो उसमें भी अच्छी चीजें आ जाएगी। लेकिन चीनी में वो सारे जो मिनरल्स है, सॉल्ट्स है, वो निकाल लिए जाते हैं ताकि चीनी में सक्रोज यानी कि चीनी बेसिकली स्वीटनेस के सिवा कुछ ना बचे। तो वो हेल्थ को ज्यादा नुकसान भी करती है, और वो ज्यादा एडिक्टिव है। गुड़ है वो कम एडिक्टिव है, मतलब आप 1000 लोगों को रोज 10 ग्राम गुड़ खिलाओ और 1000 लोगों को रोज 10 ग्राम चीनी खिलाओ, तो जिन 1000 को 10 ग्राम चीनी खिलाई वो 3-4 महीने बाद ज्यादा चीनी मांगेंगे, और उनका ऐसा हो जाएगा कि चीनी के बिना रह नहीं सकते, मतलब रोज उनको अब चीनी खाने की आदत पड़ गई। लेकिन जिनको गुड़ खिलाया वो ये नहीं कहेंगे कि भैया और गुड़ लाओ और गुड़ लाओ, और उनको गुड़ की एक तरह की तलब भी नहीं होगी, यानी कि जो नशेड़े जिस आदमी को नशा होता है उसको एक तो प्रकार की तलब होती है, जो कि इसमें गुड़ में कम होती है, चीनी में ज्यादा होती है। दूसरा, चीनी से इम्यूनिटी खराब होती है, गुड़ से इतनी खराब नहीं होती। आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, राजीव दीक्षित जी के आयुर्वेद आचार्य अलग अलग जो है वो साफ कहेंगे कि गुड़ से इतनी इम्यूनिटी खराब नहीं होती। ऊपर से काफी आयुर्वेद के जो प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर है, वो कहते हैं कि यदि डायबिटीज भी है और गुड़ की मिठाइयाँ खाते हैं अलबत्त लिमिट में, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। यहाँ तक कि कुछ तो ये सजेस्ट करते हैं कि यदि किसी को डायबिटीज है तो रात को सोने से पहले 10 ग्राम, ज़्यादा नहीं, 10 ग्राम 20 ग्राम थोड़ा सा गुड़ उसको मुंह में रखना चाहिए, चबाना नहीं चाहिए, मुंह में धीरे धीरे डिसॉल्व होगा। तो उससे क्या होता है कि अक्सर डायबिटीज के पेशेंट को सुबह जो बहुत लो शुगर हो जाता है वो तकलीफ नहीं रहेगी। गुड़ है वो पेट में जाने के बाद धीरे धीरे डिसॉल्व होता है, धीरे धीरे डिसॉल्व होता है, यानी इतना पेनक्रियास पे इतना लोड नहीं आता। खैर, ये सारी बातें डायटिशियन की हो गई। क्वेश्चन क्या है कि गुड़ अच्छा बुरा, उसमें मैंने वो टॉपिक अभी साइड में रखो, चीनी अच्छी बुरी वो टॉपिक साइड में रखो। लेकिन सरकार चीनी की फैक्ट्री को सब्सिडी क्यों दे रही है? ताकि लोग ज्यादा चीनी खाए और कम गुड़ खाए। गुड़ देखो, मान लो गुड़ मार्केट में मिल रहा है 60 रुपए किलो, और सारे कानून हटा दिए जाए गुड़ से रिलेटेड कि भाई गोडाउन के अंदर सड़ा हुआ गुड़ है, वो जाने उसका नसीब, कस्टमर तो खरीदने से पहले देखेगा ना सड़ा हुआ है, खरीदेगा ही नहीं। तो अपने आप गुड़ का दाम जो मार्केट में 70 रुपए किलो है वो कम हो जाएगा। और आजकल क्या हो रहा है, गुड़ में भी लोग सल्फर मिलाने लगे हैं या तो डिटर्जेंट मिलाने लगे हैं। क्यों? उनको कोई शौक नहीं होता, उनको कोई फायदा भी नहीं है, लेकिन जो खरीदने वाला है वो बोलता है कि यदि ये एकदम कच्चा गुड़ है जिसमें कोई मिलावट नहीं है तो ये जल्दी सड़ेगा, और थोड़ा बहुत सड़ गया तो मेरे ऊपर गैर कानूनी शराब का केस फाइल होगा। इसलिए गुड़ बनाने वालों ने भी आजकल गुड़ में सल्फर, प्रिजर्वेटिव और उसमें से एक डिटर्जेंट पाउडर, कानूनी गैर कानूनी पता नहीं, वो मिक्स करा दिया। तो गुड़ की क्वालिटी भी खराब हो गई। लेकिन गुड़ से रिलेटेड सारे कानून हटा दिया जाए तो गुड़ का दाम 70 से कम होकर 65 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और चीनी को सारी सब्सिडी बंद हो जाए तो उसका दाम गुड़ से ज्यादा होगा। जो 40 रुपए किलो है उसका दाम बढ़ के 60-70 रुपए तक जा सकता है। तो जाहिर है चीनी को सब्सिडी नहीं मिलेगी तो कोई खाएगा ही नहीं। तो जो इंफीरियर फूड है, जो जिससे हानि होती है खाने से, उसको सरकार सब्सिडी दे रही है। देखो, मेरा ये पूरे वीडियो का फोकस पॉलिटिकल है। मैं ज्यादा स्वास्थ्य पुराण में नहीं पढ़ता कि ये खाओ अमर हो जाओगे, वो खाओ तुम्हारे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। स्वास्थ्य पुराण वो मेरा विषय ही नहीं है, मेरा विषय पॉलिटिक्स है, व्यवस्था परिवर्तन। पर ये फूड का मुद्दा किस तरह से पॉलिटिक्स को कनेक्ट करता है कि चीनी की फैक्ट्री को जो सब्सिडी दी जा रही है उससे सेहत खराब हो रही है, उससे इम्यूनिटी खराब हो रही है, उससे हड्डियां कमजोर हो रही है, डायबिटीज बढ़ रहा है, और गुड़ के खिलाफ जो कानून बना है उससे भी वही इफेक्ट आ रही है। तो जानबूझ के सरकार ये क्यों कर रहे हैं? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत में चीनी की फैक्ट्री शुरू की थी 1885 में, और तब बात फैल गई
कि इसमें तो सल्फर मिलाया जाता है, तो आज भी यूपी के कुछ गांवों में चीनी को सल्फर कह के बुलाते हैं, वहां अभी भी कोई चीनी नहीं खाता। और इसलिए पर धीरे धीरे फैक्ट्री के उन्होंने जो क्लोज कल्चर शुरू किया कि फैक्ट्री का मैनेजर के बेटे को फैक्ट्री बना लो, लेबर के बेटे को, और धीरे धीरे ऑटोमेशन हुआ, इसलिए लेबर की रिक्वायरमेंट कम हो गई। तो लोगों को अब जानकारी कम है चीनी के बारे में कि चीनी में कितने टॉक्सिन डाले जाते हैं, और उसकी वजह से आज चीनी का, और सरकार ने जो सब्सिडी दी और राशन कार्ड की दुकान पे और सस्ती मिलती है, मान लो मार्केट में भाव 40 रुपया है तो राशन कार्ड की दुकान पे 15 रुपया होगा, 20 रुपया होगा, तो गरीब आदमी को और चीनी खिलाओ तो उसको 20 रुपए किलो चीनी मिलेगी राशन कार्ड की दुकान पे, वो भी सब्सिडी के कारण। और गुड़ मान लो 60 रुपए किलो है तो डेफिनेटली वो चीनी ज्यादा खाएगा। फिर भी गरीब आदमी ने जहां तक कोशिश हो सके वो गुड़ ही खाते हैं। पर अब जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या करेगा, वो चीनी खाएगा, और इस तरह से उसकी हेल्थ खराब होगी, दवाइयां ज्यादा बिकेगी। मतलब कितना बड़ा षड्यंत्र है कि हमारे पैसों पे ही जो टैक्स डाला जाता है, उस टैक्स से खाने में जहर ऐड होता है, सल्फर वगैरह चीनी में, और उसकी वजह से दवाइयां बढ़ती है, बिक्री बढ़ती है, और हमारे जेब में से ही वो दवाइयों का पैसा जाता है। तो ये षड्यंत्र की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी 1880 में, जो चीनी की फैक्ट्रियां बनाई थी ताकि लोगों की सेहत खराब हो, हड्डियां कमजोर हो, मांस कमजोर हो, उनको बीमारियां हो, तो कंट्रोल करना आसान है, दवाइयां ज्यादा बिकेगी। लेकिन और स्वतंत्रता के बाद ये जो स्कैम था वो डबल हो गया, 4 गुना हो गया, आज की तारीख में 10 गुना हो गया। और आप देख लो, कोई भी पार्टियां, किसी भी पार्टी को ले लो, आज छोटी पार्टियों की भी प्राइवेट, उनके पास एमपी तो है, किसी के पास 4 एमपी है, किसी के पास 3 एमपी है, उनके भी किसी एमपी ने प्राइवेट मेंबर बिल नहीं रखा कि भाई जितनी चीनी सब्सिडी को दी जाती है, जितनी सब्सिडी चीनी की फैक्ट्रियों को दी जाती है, वो नागरिक के खाते में डायरेक्ट जमा कर दो, जो कि हमारा प्रपोजल है राइट टू रिकॉल पार्टी का, कि भाई चीनी की फैक्ट्री को 1 रुपया सब्सिडी नहीं जानी चाहिए, सारी सब्सिडी सीधी नागरिक के खाते में जमा कर दो। तो अपने आप मार्केट में गुड़ मिलेगा 60 रुपए किलो, चीनी मिलेगी 70 रुपए किलो, चीनी कोई खाएगा नहीं, तो जो डैमेज हो रहा है वो कम हो जाएगा। तो यहां से साफ दिख रहा है कि सरकार को कोई सेहत की चिंता नहीं, वो जानबूझ के जहरीला खाना खिला रहे हैं ताकि सेहत खराब हो। और सरकार में सारी पार्टियां आ गई, सरकार में आज सारी पार्टियां आ गई, क्योंकि सारी पार्टी के जिसके पास 2-5 एमपी है वो भी चाहे तो प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हैं, लेकिन नहीं लाते, क्योंकि उनको जो पॉलिटिकल स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, मीडिया स्पॉन्सरशिप मिल जाती है वगैरह। उसके बाद दूसरा बड़ा जो लीगलाइज्ड सेमी लीगलाइज्ड एडल्ट्रेशन है वो दूध का, कि दूध में सरकार ने खुद फॉर्मेलिन मिलाने की कि इतना फॉर्मेलिन मिला सकते हो दूध में, कि इतना फॉर्मेलिन होगा तो नुकसान नहीं होगा, ताकि वो एक तरह का प्रिजर्वेटिव है, लेकिन उसमें जहर है। तो फॉर्मेलिन जितने भी प्रिजर्वेटिव है उनमें से सारे प्रिजर्वेटिव जहर है ऐसा नहीं है। जैसे कि हमने अचार बनाया तो अचार में हम तेल डालते हैं, तो तेल है वो जहर नहीं है, पर वो बैक्टीरिया के लिए जहर है, फंगस के लिए जहर है, हमारे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि तेल है, उसकी डेंसिटी कम है, तो उसमें बैक्टीरिया गिरेगा तो सीधा डूब जाएगा, पानी में थोड़ा बहुत तैर पाएगा, क्योंकि पानी की डेंसिटी तेल से ज्यादा है, मतलब पानी की डेंसिटी 1 है तो तेल की डेंसिटी 0.8 के आसपास होती है, तो बैक्टीरिया उसमें डूब जाएगा। अब डूब जाएगा तो होगा क्या, उसको हवा कम मिलेगी, क्योंकि पानी है वो हवा में से जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तेल है वो ऑक्सीजन बहुत कम एब्जॉर्ब करता है। तो बैक्टीरिया जब तेल में गिरेगा तो उसको खाना तो खूब मिलेगा, आसपास इतना सारा तेल है वो उसके लिए भोजन है, लेकिन ऑक्सीजन कम मिलेगा, तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा, सिकुड़ जाएगा, या तो मर जाएगा या एकदम सिकुड़ जाएगा। तो इस तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा, यानी वो ज्यादा खाना खराब नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से जो अचार में जो तेल डाला जाता है वो प्रिजर्वेटिव हो, लेकिन वो हमारे लिए टॉक्सिक नहीं है। पर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, तो वो सारे प्रिजर्वेटिव को सरकार अलाउ करती है कि इतना प्रिजर्वेटिव इतना ऐड कर सकते हो, इस लिमिट तक ऐड करते हो, सारा को बैन कर दो, तो ऑटोमेटिकली अचार में लोग प्रिजर्वेटिव नहीं डालेंगे। तो जो भी नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव, तो नेचुरल प्रिजर्वेटिव डालेंगे। पर अभी हम दूध पे आते हैं, तो दूध में प्रिजर्वेटिव अलाउ किया है और उससे हेल्थ खराब हो रही है, वो भी दिख रहा है। दूसरा, गाय को ऑक्सोटिनिन दिया जा रहा है, जो कि गैर कानूनी है, कानून बना दिया सरकार ने कि गाय को हार्मोन इंजेक्शन नहीं दे सकते, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना जीरो है, कि जो दूध ये डेयरी में आता है उसकी भी चेकिंग नहीं होती, उसका रेगुलरली चेकिंग होना चाहिए और रिजेक्ट होना चाहिए। यदि चेकिंग होता है और रिजेक्शन होता है तो भी अपने आप
जो गौपालक है वो इंजेक्शन देना कम कर देगा, पर वो नहीं हो रहा। उसके बाद दूध के अंदर एंटीबायोटिक का भी चेकिंग नहीं होता कि भाई गाय को कितनी एंटीबायोटिक खिला रहे हो। तो यदि चेकिंग करना शुरू करे तो ऑटोमेटिकली गाय को एंटीबायोटिक खिलाना बंद करना पड़ेगा। तो गाय को एंटीबायोटिक खिलाना बंद करेंगे तो गाय को धूप में घुमाना पड़ेगा। बेसिकली पहले गाय धूप में घूमती थी तो अपने आप उसको रोग कम होते थे, और रोग कम होते थे तो एंटीबायोटिक की जरूरत भी बंद हो गई। अब उसको एक जगह बांध के रखते हैं, बांध के रखेंगे तो उसको डाइजेशन की भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब आदमी घूमता है तो एक्सरसाइज मिलती है। एक्सरसाइज इटसेल्फ इज अ बिग इम्यूनिटी बूस्टर। आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि 20 मिनट ऐसी एक्सरसाइज करो कि सर से पांव तक पसीने से भीग जाओ। ये शायद ही कोई डायटिशियन आपको बोलेगा, गवर्नमेंट की एडवाइजरी में तो कहीं नहीं है। गवर्नमेंट सरकार ने जो एडवाइजरी निकाली ना कि कोरोना से बचने के लिए क्या करो, उसमें आप देखो कहीं भी उन्होंने एक्सरसाइज को मेंशन नहीं किया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सेकंड मोस्ट आता है सनलाइट, कि दिन में रोज नहीं पर हफ्ते में, जैसे एक्सरसाइज शायद रोज ना कर सको तो कम से कम हफ्ते में 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन 20-25 मिनट ऐसी एक्सरसाइज करो कि 5 मिनट में तुम सर से पांव तक पसीने से भीग जाओ, और वो एक्सरसाइज 15 मिनट चालू रहनी चाहिए, 20 मिनट चालू रहनी चाहिए। यदि नहीं कर सकते तो बीच में 5-5 मिनट का गैप ले लो, पर टोटल ड्यूरेशन है वो 20-25 मिनट होनी चाहिए। ये सबसे अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है हर एक जानवर के लिए, मनुष्य के लिए, कुत्ते के लिए, गाय के लिए, हर एक पशु के लिए। और दूसरा इम्यूनिटी बूस्टर है सूर्य का प्रकाश, कि 20 मिनट धूप में बैठो, 10 मिनट आगे 10 मिनट पीछे, हफ्ते में 3 दिन काफी हो गया। तो गाय को भी धूप नहीं मिल रही इसलिए वो बीमार पड़ रही है, तो गाय को वैक्सीन देते हैं और एंटीबायोटिक देते हैं और दवाइयां देते हैं। तो वो दवाइयां भी दूध में आएगा तो उससे दूध में टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। आप ज्यादा एंटीबायोटिक को खाओगे तो क्या होगा, आपके शरीर में जो मित्र जीव है, फ्रेंडली बैक्टीरिया, वो भी मरने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि एक ट्राइबल है तो उसके शरीर में कुछ 6 किलो बैक्टीरिया होते हैं, और शहर का आदमी उसी वेट का ले लो तो उसके बॉडी में उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो आधे जितने होते हैं, किसी में 3 किलो, किसी में 4 किलो। क्यों? क्योंकि इतने सारे एंटीबायोटिक खाए होते हैं कि उसमें बैक्टीरिया मर गए आधे। और दूध में एंटीबायोटिक ज्यादा है तो भी वही प्रॉब्लम होगी। तो दूध में एंटीबायोटिक लीगली अलाउ नहीं कर रही, पर एंटीबायोटिक को इतनी सब्सिडी दी जा रही है जो जानवरों के एंटीबायोटिक होते हैं, कि जो गोपालक है वो ज्यादा खिलाता है। और दूसरा कि दूध में किसी तरह की चेकिंग नहीं होती। तो यहाँ पे दूध में फॉर्मेलिन वगैरह की जो परमिशन दी है वो डेलिब्रेट कॉन्स्पिरेसी है, कि भाई ये थोड़ा फॉर्मेलिन जाता जाए आदमियों के शरीर में ताकि उसकी हेल्थ खराब हो, ताकि दवाइयाँ ज्यादा बिके। और दूसरा जो है वो जानबूझ के इग्नोर करते हैं। उसके बाद आता है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन में जहर होता है, एक जहरीला बैक्टीरिया है, उसको बीटी बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म में भूल गया, बैसिलस समथिंग। उसका और कॉटन का क्रॉस किया गया है लेबोरेटरी के अंदर, आर्टिफिशियल क्रॉस है, ताकि कॉटन भी थोड़ा जहरीला हो जाए। उसकी वजह से एनवायरनमेंट को तो खूब नुकसान हुआ है। अब जो कॉटन के जो ये पत्ते होते हैं वो जानवरों को खिलाने की परंपरा या तो रीति हजारों साल पुरानी है, कि जो कॉटन उगता है, कॉटन के पेड़ में से जो पत्ते उगते हैं वो गाय भैंस को खिलाते हैं। तो जब कॉटन जहरीला नहीं था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, लेकिन अब बीटी कॉटन आ गया तो इसके पत्ते खाने के ऊपर बैन होना चाहिए, पर किसी तरह का बैन इश्यू नहीं किया। तो बीटी कॉटन के पत्ते खिलाते हैं, उसकी वजह से जानवर के शरीर में जहर जाता है, गाय भैंस के शरीर में जहर जाता है, दूध में भी वो जहर आ जाता है। तीसरा है फूड ऑयल। तो यहां देखो कि सीधी सब्सिडी दी जा रही है ताकि हेल्थ खराब हो, कि जो कच्चा तेल है, कच्चा तेल यानी कि उसमें कुछ भी मत मिलाओ, कोई प्रोसेसिंग ना हो, वो ज्यादा न्यूट्रिशियस है। तो प्रोसेसिंग में क्या होता है, उसमें से ढेर सारे न्यूट्रिएंट निकाल लिए जाते हैं और ढेर सारे प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं। न्यूट्रिएंट निकाल क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट होंगे उतना वो तेल का जल्दी खराब होने की, उसमें बैक्टीरिया वगैरह ग्रो होने की संभावना बढ़ जाएगी। वो तो है ही, कोई भी चीज जितनी न्यूट्रिशियस होगी और उसमें मॉइस्चर भी होगा, उसमें थोड़ा पानी भी होगा, क्योंकि वो नेचुरल प्रोडक्ट है। देखो, आपने मूंगफली को घर के अंदर छोटे मोटे मशीन आते हैं उसके द्वारा तेल निकाला, तो उसमें तेल के साथ साथ थोड़ा पानी भी क्यों जाएगा? क्योंकि मूंगफली में पानी है, तो उससे कोई नुकसान तुम्हारी हेल्थ को नहीं होने वाला, और उससे उसमें बैक्टीरिया ग्रो करने की संभावना बढ़ गई, और उसमें प्रोटीन है, मिनरल्स है, तो और बैक्टीरिया ग्रो करने की संभावना बढ़ गई। लेकिन यदि उस तेल को आप महीने में खा लेते हैं तो कोई
नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन फैक्ट्री में वो तेल उनको 1 साल तक प्रिजर्व करना है, इसलिए न्यूट्रिएंट निकाल लिए और काफी सारे प्रिजर्वेटिव ऐड किए जो कि हेल्थ को नुकसान करते हैं। तो अब मान लो सब्सिडी हटा दी जाए, जो मेरा प्रपोजल है कि जो फूड ऑयल मिल को सब्सिडी दी जा रही है वो बंद की जाए और उतना पैसा सीधा नागरिक के खाते में जमा हो। अब ये बिल है वो कोई एमपी भी ला सकता है एज ए प्राइवेट मेंबर बिल। जो छोटी पार्टियां हैं वो भी इस स्कैम में सर से पांव तक डूबी हुई है। तो फूड ऑयल को सब्सिडी देने के पीछे रीजन क्या था कि इससे प्रोसेस्ड ऑयल है वो सस्ता हो जाएगा, कच्चा तेल है वो थोड़ा महंगा हो जाएगा, कच्चा फूड ऑयल। तो ऑटोमेटिकली लोग प्रोसेस्ड फूड ऑयल खाएंगे, प्रोसेस्ड फूड ऑयल खाएंगे तो न्यूट्रिशन कम मिलेंगे, बीमार ज्यादा पड़ेंगे। दूसरा, फूड ऑयल में जैसे कि मूंगफली का तेल हो उसमें पामोलिव ऑयल मिलाने की छूट है। छूट तो है, साथ में उनको पैकेट पे लिखने की भी जरूरत नहीं है कि इसमें 50% मूंगफली का तेल है, 50% पामोलिव का तेल है। और कुछ कुछ कानून ऐसे बना दिए कि उसमें यदि 20% पामोलिव का तेल मिला जाती है, एग्जैक्ट परसेंटेज में भूल गया, तो भी बॉक्स के लेबल के ऊपर लिख सकते हैं शुद्ध मूंगफली का तेल। मतलब उसमें 20% तेल मिला हुआ है तो बॉक्स के ऊपर लिखना चाहिए कि इसमें मूंगफली का तेल 70% है, पाम ऑयल का तेल 30% है। पर कानून पास कर दिया कि वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब मार्केट में मान लो 2 सिंग तेल है, दोनों पे लिखा है कि शुद्ध सिंग तेल, और एक सस्ता है, तो कस्टमर का नेचुरल टेंडेंसी क्या होगा, जो सस्ता होगा वो पहले लेगा। और धीरे धीरे ये जो लॉबीज है फार्मा कंपनियां, उन्होंने तेल कंपनियों में शेयर खरीदने शुरू किए, फूड ऑयल कंपनियों में, और उन्होंने एनकरेज किया कि तुम ज्यादा से ज्यादा प्रिजर्वेटिव डालो, तुम न्यूट्रिएंट हटा दो और ये पाम ऑयल का ब्लेंडिंग बढ़ा दो, क्योंकि पाम ऑयल है वो हेल्थ के लिए हानिकारक है रिलेटिवली। तो इस तरह से यहां भी देखो कि एक स्कैम है कि जिसके द्वारा अच्छा फूड ऑयल ना मिले, अच्छा यानी एकदम कच्चा, वो कम लोग वो कम खाए, और प्रोसेस्ड यानी जिसमें से न्यूट्रिएंट निकालिए, टॉक्सिन डाल दिए और प्रिजर्वेटिव के नाम पे, और जिसमें ब्लेंडिंग किया पाम ऑयल का, वो ज्यादा बिके। चौथा, राइस पॉलिशिंग को सरकार सब्सिडी देती है। अब राइस पॉलिशिंग क्या है कि आप कोई चने का दाना आपको देखा होगा तो एकदम सफेद है, लेकिन आप पेड़ में से सीधा कोई चने का दाना निकालोगे तो आपको दिखेगा कि वो सफेद नहीं है, उसके अंदर थोड़ा सा हिस्सा होता है राइस, चावल। आप चावल निकालोगे तो आपको चावल का दाना आप घर पे देखोगे तो वो पूरा सफेद दिखेगा आपको टॉप टू बॉटम। लेकिन वही चावल का दाना आप खेत में से कभी निकालोगे तो उसके ऊपर छिलका होता है जिसको हस्क बोलते हैं, तो डी हस्किंग, उसको निकाल दो छिलके को। उसके बाद आप दाना देखोगे, थोड़ा हैंडलेस के ऊपर देखना पड़ेगा, तो उसका छोटा सा हिस्सा होता है वो लाल होता है। वो लाल हिस्सा है वो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस है, उसमें मिनरल्स है, प्रोटीन है, बहुत कुछ है। और जो सफेद पार्ट है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, थोड़ा बहुत विटामिन होगा, बाकी उसमें खास कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट और थोड़े बहुत विटामिन को छोड़ के, तो विटामिन भी बहुत कम होता है। तो खाना क्या चाहिए, पूरा चावल खाना चाहिए, होल राइस, क्योंकि जो जबकि राइस पॉलिशिंग में क्या होता है कि जो न्यूट्रिशियस पार्ट है वो निकाल दिया जाता है और सफेद पार्ट को अलग कर दिया जाता है, और सरकार उसको सब्सिडी देती है। तो और जो न्यूट्रिशियस पार्ट होता है फिर उसमें से तेल बनता है और अधिकतर वो एक्सपोर्ट हो जाता है, थोड़ा बहुत भारत में बिकता होगा। तो एक्चुअली एक अंग्रेज वैज्ञानिक था जिसने ये ढूंढा कि राइस पॉलिशिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से राइस में से न्यूट्रिशन निकल जाते हैं, राइस में से न्यूट्रिशन निकल जाते हैं तो बहुत सारे रोग आदमी को होने शुरू हो जाते हैं। तो और ये उसने अपनी खोज जारी की थी 1920 के आसपास, और 1925 में अंग्रेजों ने राइस पॉलिशिंग की फैक्ट्री को सब्सिडी देना शुरू किया ताकि लोगों के पास जो चावल जाए वो उसमें न्यूट्रिशन कम हो। तो यहां आप कॉन्स्पिरेसी, ओपन कॉन्स्पिरेसी देख सकते हो, गिविंग सब्सिडी टू राइस पॉलिशिंग, कि आदमी के खाने में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जाए ताकि उसका मोटापा बढ़े, डायबिटीज हो तो डायबिटीज और ज्यादा गंभीर हो जाए, और उसको न्यूट्रिशन कम मिले ताकि उसका स्वास्थ्य खराब हो, इम्यूनिटी खराब हो, सब कुछ। और अंग्रेजों ने तो 1925 में शुरू किया, उसके बाद बढ़ता गया, मतलब अंग्रेजों 1947 में जितना होगा उसके मुकाबले तो शायद अब 10-20 गुना बड़ा ये स्कैम हो गया होगा। तो इसमें भी हमारा सजेशन यही है राइट टू रिकॉल पार्टी का कि जो सब्सिडी दी
राइस पॉलिशिंग फैक्ट्री को दी जा रही है वो बंद करो और सीधा नागरिक के खाते में डालना शुरू करो। तो जैसे ही राइस पॉलिशिंग की सब्सिडी खत्म हो जाएगी, मार्केट में राइस पॉलिशिंग कम हो जाएगा। तो अभी जो डिफरेंस है कि अनपॉलिश्ड चावल है वो कुछ 40-50, वो मान लो 50 रुपए किलो बिकता है, और पॉलिश राइस है वो मान लो 30 रुपए किलो बिकता है। तो ये जो गैप है वो जैसे ही पॉलिशिंग की सब्सिडी खत्म हो जाएगी, वैसे ये गैप जो आज 20 रुपए है वो 10 रुपया हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली फिर आदमी कहेगा कि भाई मैं क्यों ये खराब चावल, पॉलिश चावल में क्यों खाऊं, 10 रुपए का ही फर्क है। तो और ऑटोमेटिकली पॉलिश चावल का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, तो इससे हेल्थ इंप्रूव होगी। उसके बाद ये पॉइंट है कि मुर्गियों को आजकल वैक्सीन दी जा रही है और उसको ढेर सारे एंटीबायोटिक दी जा रहे हैं। वैक्सीन थोड़ा नया ट्रेंड है, इसलिए अभी सारी मुर्गियों को देते हैं नहीं। उसका रीजन क्या है कि यदि मुर्गे खुले में घूमती है तो उसको धूप मिलेगी, एक्सरसाइज मिलेगी, तो उसको रोग कम होगी। अभी मुर्गी को घूमने नहीं दिया जाता, एक छोटे से एरिया में ढेर सारी मुर्गियां पैक कर दी। अब इतने छोटे से एरिया में इतनी सारी मुर्गियां तो आपस में लड़ेगी, इसलिए किसी तरह से उनको कमजोर करना है, ये भी एक गोल है। और इतने छोटे से एरिया में मुर्गियां हैं, उनको घूमने नहीं मिल रहा, एक्सरसाइज नहीं मिल रही, सनलाइट कम मिल रही है, तो रोग भी ज्यादा होंगे। तो एंटीबायोटिक दो, दवाइयां दो हर तरह की, और फिर और वैक्सीन भी दो उसको। तो इस वजह से ऑटोमेटिकली अंडे में बहुत सारे अनडिजायरेबल चीजें आ जाती है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम हो जाती है। जैसे कि अंडे में विटामिन डी कम हो गया है क्योंकि मुर्गी को धूप में घूमने नहीं मिलता, इसलिए। तो इसमें भी सरकार है वो सब्सिडी दे रही है। यदि मुर्गियों को जो एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं उसको सरकार एकदम सब्सिडी बंद कर दे और अंडों का टेस्टिंग किया जाए कि इस लेवल से ज्यादा उसमें आर्टिफिशियल केमिकल जैसे एंटीबायोटिक या दूसरी दवाइयां हैं वो नहीं होनी चाहिए, तो अपने आप जो मुर्गियों को एंटीबायोटिक देना कम करना पड़ेगा। और यदि कम करना पड़ेगा तो मुर्गी को घूमने देना पड़ेगा धूप में, क्योंकि वरना तो एक ही तो रोग रोकने के दो ही तरीके हैं, एंटीबायोटिक खिलाओ या तो धूप में घूमने दो। और तो इससे अपने आप जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है की वो बढ़ जाएगी। उसके बाद आखिरी पॉइंट आता है कि सरकार केमिकल पेस्टिसाइड को सब्सिडी तो देती है, साथ में कोई लिमिट भी नहीं रखी। जैसे अमेरिका में कोई भी किसान होता है तो वो जब पेस्टिसाइड खरीदता है तो उसको अपना आईडी देना पड़ता है, और उसके फार्म का आईडी उसको तो उस आईडी के साथ अटैच्ड होता है कि भाई इस किसान के पास इतनी जमीन है और वो कितना इतना उगा रहा है। तो उससे पूरे डेटाबेस से टोटल निकलता है कि भाई इसने साल में इतना पेस्टिसाइड खरीदा। तो उस पर लिमिट होती है कि भाई तुम्हारे पास जमीन 100 एकड़ की है और तुम ये चीज उगा रहे हो, तो इससे ज्यादा पेस्टिसाइड तो यूज ही नहीं करना था, तो इससे 1.5 गुना खरीदा क्यों, इससे डबल खरीदा क्यों। तो इस तरह का कोई डेटा, इस तरह का कोई ट्रैकिंग सिस्टम कि भाई एक आदमी को जिसके पास मैक्सिमम इतनी जमीन है तो उसको इतने से ज्यादा पेस्टिसाइड उसको बिकना ही नहीं चाहिए। और दूसरा ये भी हमारी प्रपोजल है कि जो भी सब्सिडी पेस्टिसाइड को दी जाती है वो बंद की जाए, वो सीधी नागरिकों के खाते में जमा की जाए, तो अपने आप पेस्टिसाइड कम होगा। फिर इसी तरह से चलो राइटनर जो गैर कानूनी यूज होते हैं उसमें कम से कम सरकार ने कानून बनाया है कि इतने इतने सारे राइटनर है वो इस्तेमाल नहीं हो सकते, पर वो इम्प्लीमेंटेशन 0 है। पर यहाँ पे फिर भी कोई बेनिफिट ऑफ डाउट देना हो तो दे दे, पर यहाँ तो आप देख सकते हो कि बेनिफिट डाउट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जानबूझ के इतना पेस्टिसाइड दिया जाता है ताकि लोग बीमार पड़े, ज्यादा कैंसर हो, ज्यादा दवाइयाँ बिके। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि करीब करीब सारी पार्टियां इसमें शामिल है। किसी भी कोई भी पार्टी ये कानून नहीं बना रही कि भाई पेस्टिसाइड पे लिमिट हो, पेस्टिसाइड की सब्सिडी खत्म करो और जो भी सब्सिडी का पैसा है वो सीधा नागरिक के खाते में जमा करो। कोई भी पार्टी ये कानून नहीं लाना चाहती। पार्टी के 4 MP की पार्टी हो या 40 MP की या 400 MP की पार्टी हो कि भाई चीनी की मिल को जो सब्सिडी दी जा रही है वो बंद करो और उसका पैसा सीधा नागरिक के खाते में जमा करो। यानी सारी की सारी पार्टियां इस पूरे षड्यंत्र में मिली हुई है कि नागरिक पर टैक्स डालो, टैक्स का पैसा होता है उससे खराब खाना बनाओ, खराब चीनी है या तो खराब प्रोसेस फूड ऑयल है, और उससे न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो, आदमी ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, आदमी बीमार पड़े तो दवाइयाँ ज़्यादा बिके। तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं कि ये सारे कानून लाके। अब आज के जो लॉकडाउन का मुद्दा है, वैक्सीन का, फोर्स वैक्सीनेशन का मुद्दा है, उससे भी ये कैसे जुड़ा हुआ है कि आपने इस संगठन का नाम तो सुना होगा, awakenindiamovement.com। तो
पहले मैंने कहा कि भाई लॉकडाउन का और ये फोर्स वैक्सीनेशन का मुद्दा है, तो हमको फूड का मुद्दा साइड में रखना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन से इतना नुकसान जा रहा है, लॉकडाउन और फोर्स वैक्सीनेशन से इतना नुकसान हो रहा है कि हमें फूड का ऊपर उनको बोला कि नहीं फूड इंपॉर्टेंट है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फाइनली उन्होंने फूड के मुद्दे पे क्या रखा, ओपस जीएमओ, ये सारे टॉपिक निकाल दिए, ये सारी चीजें कि भाई शुगर सब्सिडी का, हाँ तो ये सारे टॉपिक निकाल दिए, पर दिखाना था कि उनको आपके स्वास्थ्य की चिंता है, उनको आपके खाने की चिंता है, तो टॉपिक क्या रखा, अपोज जीएमओ। अब भाई जीएमओ तो 5 साल बाद आने वाला है, 2 साल बाद आने वाला है, आया नहीं है, मतलब मैं जीएमओ के खिलाफ हूं, लेकिन जिस चीज से 2 साल बाद 3 साल बाद आपको नुकसान होने वाला है फ्यूचर में, उसका विरोध करना, और जो चीजों से आज की तारीख में आपको नुकसान हो रहा है उसको अनदेखा करना, तो नीयत क्या हो सकती है उस आदमी की। आपको आपके जीवन में 5 साल बाद कोई संकट आने वाला, उसके बाद में बोलता ही जाता हूं, और जो खाना आज तुम खा रहे हो, प्रोसेस्ड फूड ऑयल खा रहे हो, उसमें टॉक्सिसिटी है, उसमें न्यूट्रिशन कम है, और वो सब्सिडी की वजह से। चीनी जो खा रहे हो वो सब्सिडी की वजह से, उसमें सल्फर वगैरह ज्यादा है जिससे सेहत खराब हो रही है, और गुड़ कम हो रहा है, वो कानून की, तो जिन कानूनों की वजह से आज आपको नुकसान जा रहा है उसके बारे में मैं शांत रहूं, मौन रखूं, और जो संकट 5 साल बाद आने वाला है आपके ऊपर, उसके मैं ढोल नगाड़े बजाता रहूं, नियत के बारे में क्या कहना है। तो मुझे जब देखा कि इस संगठन ने ये सारे पॉइंट हटा दिए, मतलब इस वेबसाइट का मालिक awakenindiamovement.com का वेबसाइट का मालिक है, देखो यहीं से दिखता है कि वो बिल गेट्स का एजेंट है, क्योंकि शुगर की फैक्ट्री की सब्सिडी चालू रहे, इसका मतलब क्या, लोग बीमार पड़ते रहेंगे, दवाइयां ज्यादा बिकती जाएगी, और जीएमओ क्योंकि देखो खुद तो विरोध करना ही पड़ेगा ना, दिखाना है तो कि वो बिल गेट्स की विरोधी, तो जो चीज 5 साल बाद आने वाली है उसका विरोध कर दो, लेकिन जिस चीज से आज की तारीख में बिल गेट्स को गलत फायदे हो रहे हैं, बिल गेट्स, रॉकफेलर वगैरह, उसके बारे में मौन रखो। समर्थन तो नहीं दे सकते ना, वरना तो एक्सपोज हो जाएंगे, पर मौन अपने आप में एक बहुत बड़ा समर्थन होता है, जिसको डिफोकसिंग बोलता हूं, डाइवर्जन यानी इन सब चीजों से मैंने ध्यान हटा के आपको बोला कि सिर्फ इसका विरोध करो, जीएमओ का विरोध करो, यानी कि जो चीज से 5 साल बाद शायद आपको नुकसान होने वाला था उस चीज से आप भिड़ गए, और जिस चीज से आज की तारीख में आपको नुकसान हो रहा है उससे आपका ध्यान दूर हो गया। तो ये संगठन है वो खाने के मुद्दे पे आपको गुमराह कर रहा है, वैसे खैर वो आपको लॉकडाउन के मुद्दे पे भी गुमराह कर रहा है, वैक्सीन के मुद्दे पे भी गुमराह कर रहा है, वो मैं अलग से टॉपिक डिस्कस करूंगा जो कि मेन टॉपिक होना चाहिए। पर आप जब उसके वेबसाइट पे जाओ और आपको दिखेगा अपोज जीएमओ, लेकिन ये इसमें से एक भी पॉइंट आपको नहीं दिखेगा, उससे ही आपको आइडिया आ जाएगा कि इस आदमी की ये साइलेंस के बारे में उसकी नीयत क्या है। देखो पॉलिटिक्स में आपको किसी की नीयत डिसाइड करनी है तो सबसे पहले उसका मौन क्या है उसको देखो, कि वो आदमी मॉरिशस ट्रीटी का विरोध क्यों नहीं कर रहा, मॉरिशस ट्रीटी के बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहा। बिल गेट्स को गालियां देनी है, और बिल गेट्स को सबसे ज्यादा फायदा किससे हुआ, गलत फायदा, अनएथिकल एडवांटेज, इमोरल एडवांटेज मॉरिशस ट्रीटी से। तो जो आदमी दिन में 24 घंटे बिल गेट्स को देता है, दिन में 48 घंटे बिल गेट्स को गालियां देता है, उसको 5 मिनट नहीं मिलते ये बोलने के लिए, प्रधानमंत्री को ओपन लेटर लिखने के लिए कि भाई मॉरिशस ट्रीटी कैंसिल करो। क्यों? क्योंकि मॉरिशस ट्रीटी से जितना एडवांटेज रॉकफेलर, एनडब्ल्यू और ये रॉथस्चाइल्ड और ये बिल गेट्स को और जॉर्ज सोरोस को मिल रहा है, वो चाहता है कि ये सारा गलत फायदा चालू रहे। वो उसको एफडीआई का विरोध करने का टाइम नहीं मिल रहा। 24 घंटे मिलेंगे, दिन में 48 घंटे मिलेंगे डब्ल्यूएचओ को गाली देने में, पर डब्ल्यूएचओ तो सिर्फ एडवाइजरी इश्यू करता है, उसको इंप्लीमेंट कौन करता है, पीएमसीएम। पीएमसीएम किसके दबाव से इंप्लीमेंट करते हैं, रॉकफेलर, रॉथस्चाइल्ड, ये जॉर्ज सोरोस, बिल गेट्स। और उसके अंदर भारत में उनके पांव कैसे जमे, एफडीआई की वजह से। आप राजीव दीक्षित जी के वीडियो देख लीजिए, उसने पूरा एक्सप्लेन किया है कि अब ये जितने भी कथित एनडब्ल्यूओ के विरोधी है, वैक्सीन के विरोधी है, उनको कभी एफडीआई के खिलाफ एक शब्द बोलने का टाइम नहीं मिल रहा। आप मुझे उनके इस वेबसाइट पे जाओ, आपको एफडीआई के खिलाफ, आपको मॉरिशस ट्रीटी के खिलाफ एक शब्द नहीं मिलेगा। वो तो शैतान की तारीख पे डेमोन्स्ट्रेशन करवाना चाहते थे आपसे 24 जुलाई 2021, जब मैंने फेसबुक पे डाला कि ये शैतान की तारीख है 24 जुलाई 2021। कैसे? 2021 का टोटल होता है 5, इसलिए जुलाई में से जब आप 1 हटा दो और इधर ट्रांसफर करो तो टोटल हो जाएगा 24, 2 + 4 6, जुलाई में का 7 का आंकड़े में से 1 हटा दिया यानी 6,
और वो 2021 यानी कि 5 में वो 1 का आंकड़ा चला गया, यानी 6, यानी 666। मैं शैतान भगवान की बात ना करें, लेकिन ये फैक्ट है कि अमेरिका के जो धनिक है उनको 666 का आंकड़ा बहुत पसंद है। 666, उसके पीछे एक पूरी लंबी कहानी है कि वो 666 के आंकड़े को क्यों अपने लिए शुभ मानते हैं, जिसको अधिकतर सभ्य समाज अशुभ मानता है। तो ये जो वेबसाइट है awakenindiamovement.com, वो तो आपको शैतान के दिन पे आपके पास डेमोन्स्ट्रेशन करवाना चाहता था। जब मैंने उनको एक्सपोज किया तब उन्होंने तारीख 18 जुलाई रखी। उनको पूछो कि भाई पहले तुम्हारी तारीख क्या थी, 18 जुलाई थी या 24 जुलाई थी? और 24 जुलाई को सैटरडे आता है। फिर भी यदि डेमोन्स्ट्रेशन करना है इंडिया के अंदर तो भाई 18 जुलाई, कोई संडे को करो, 25 जुलाई हो, 18 जुलाई हो, कोई भी हो। तो भी उन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि वो तारीख डिसाइड की थी वर्ल्ड वाइड डेमोन्स्ट्रेशन ने, जो कि जॉर्ज सोरोस का वेबसाइट है। तो बाकी सारी बातें बाद में करेंगे, पर आप इनके वेबसाइट पे जाओ, आपको दिखेगा अपोज जीएमओ। अच्छी बात है, मैं भी अपोज करता हूं, पर ये सारे पॉइंट फाड़ के फेंक दिए उन्होंने। जिससे आज आपको नुकसान हो रहा है वो पॉइंट उनके वेबसाइट पे नहीं है, और जिससे 5 साल बाद शायद आपको नुकसान होगा, ये आएगा तब, ठीक है, वो उसको आप बढ़ा चढ़ा, क्योंकि वो इन सब चीजों से आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं। तो इन शॉर्ट ये सारे जहर आपको रोकने हैं तो कानून लाने पड़ेंगे कि सरकार इन चीजों को सब्सिडी नहीं देगी और सब्सिडी का पैसा सीधा नागरिक के खाते में जमा होगा। और दूसरा कानून लाना पड़ेगा, राइट टू रिकॉल हेल्थ मिनिस्टर, क्योंकि ये तो 6 महीने बताए, ऐसे 50 और है। आप 50 कानून बनाओगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन एक राइट तो 3-4 जो मेन मुद्दे उस पर कानून बनना चाहिए, लेकिन बाकी जो 50 और छोटे मुद्दे हैं उसका उपाय है राइट टू रिकॉल हेल्थ मिनिस्टर। और फिर से वही बात आती है, awakenindiamovement.com का जो मालिक है वो राइट टू रिकॉल का विरोधी है, वो ज्यूरी सिस्टम का भी विरोधी है, वो हर हाथ में बंदूक का भी विरोधी है, गन लॉ इंडिया। तो वहां भी वो बात फिर से आएगी कि आप इसके पूछने जाओगे तो वो साफ साफ बोलेगा राइट टू रिकॉल भारत में अगले जन्म में आना चाहिए, आज नहीं आना चाहिए, आज उस पर बात ही नहीं होनी चाहिए। पहले राइट टू रिकॉल के विरोधी क्या करते थे, बोलते थे कि राइट टू रिकॉल से अस्थिरता आ जाएगी, बहुत बुरा है, अमेरिका का कानून है, भारत में लोग बेवकूफ है, विनाश हो जाएगा। लेकिन धीरे जैसे जैसे हमने प्रचार किया राइट टू रिकॉल का, अब ये तर्क उनके पास बचे नहीं है। उनको पता है कि भाई सामने वाले को पता है कि राइट टू रिकॉल से अस्थिरता नहीं आने वाली, अमेरिका डूब जाना चाहिए था पूरा का पूरा यदि राइट टू रिकॉल से अस्थिरता आती तो। इसलिए अब उन्होंने नया तर्क लिया है कि राइट टू रिकॉल अगले जन्म में आना चाहिए, इस जन्म में हमें कुछ और मुद्दों पे काम करना चाहिए। तो ये सारे हमें षड्यंत्र जो चल रहे हैं और ऐसे 50 और होंगे, वो रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका है राइट टू रिकॉल हेल्थ मिनिस्टर। धन्यवाद।